Okay, so we are going to solve some extra questions related to gravitation, which are not from your textbook, they come from outside. So, and they're good questions because they also check your knowledge of mathematics. So, first question for the day is infinite bodies, each of mass 3 kilogram, are situated at distances 1, 2, 4, 8 meter respectively. On x-axis, the resultant intensity of gravitational field at the origin will be. मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, देन देयर इज ओरिजिन ओवर हियर, यू हैव 1 मीटर, फिर आपके पास 2 मीटर, फिर 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर, सो ऑन. तो इन डिस्टेंसेस पे 1, 2, 4, 8, 16 पे 3 किलोग्राम का मास रखा गया है. 3 किलोग्राम का मास रखा गया है. ओके, राइट. ओके, तो आपको पूछा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द ओरिजिन विल बी व्हाट. तो सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए. जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हो, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, वैसे ही आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हो, उसको आप लिखते हो आई जी सोर्स मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. Okay, this is how you define gravitational field intensity. Okay, right. So you need to understand few things here, not r square but just r. तो gravitational field intensity जो होता है that is like this. Okay. तो या फिर you can actually change the question and say what is the resultant gravitational potential, ऐसा भी बोल सकते हो आप. तो आई विल चेंज द क्वेश्चन बिकॉज आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता है. द रिजल्टेंट पोटेंशियल ऐसा बोल देते हैं हम लोग, बिकॉज आपको अभी तक इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पता है जी एम बाई आर होता है, तो यू ऑलरेडी नो दिस. ओके, तो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. आपको रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एट ओरिजिन. ओके, आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट मास प्लस ड्यू टू सेकेंड मास प्लस ड्यू टू थर्ड मास, जितने भी मास होंगे उतने, दैट इज टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो V इज इक्वल टू जी एम बाय पहला डिस्टेंस है 1 मीटर मतलब R1, तो मैं आई जस्ट इंक्रीज सम स्टेप, M1 by R1 plus G M2 by R2 plus G M3 by R3 and so on. तो मासेस हर एक जगह पे 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3 किलोग्राम है. तो मास हर जगह पे सेम है, तो मैं M कॉमन ही निकाल लूंगा, मैं G कॉमन निकाल लूंगा, फिर मैं बोलूंगा 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on. V is equal to G into 3. ओके, 1/R1 पहला डिस्टेंस 1 मीटर है, दूसरा डिस्टेंस 2 मीटर है, तीसरा 4 मीटर है, फिर 8 मीटर है एंड सो ऑन. राइट. तो बेसिकली इसके आगे आपको चाहिए मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में आप सीखोगे या हो सकता है सीखा भी होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद इनफिनाइट टर्म्स. मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है बता देता हूं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये भी आपको बताता हूं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास ये एक सीरीज है नंबर का. ओके, और सेकेंड बाय वन, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, रेशियो इज हाफ.
थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, रेशियो इज हाफ, थर्ड बाय सेकेंड, रेशियो इज हाफ, रेशियो इज हाफ एंड हाफ एंड हाफ। तो कॉमन रेशियो होता है इसमें, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो यू हैव अ कॉमन रेशियो हियर। अब ऐसा है, जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग ए बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, तो फर्स्ट टर्म इज ए, ओके। देन कॉमन रेशियो हाफ को मैं बोल देता हूं आर, सो आर इज हाफ, ऑलराइट। देन इसमें अगर फाइनाइट नंबर हो, जैसे यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सीरीज है। अगर फाइनाइट हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है, 6 है, 10 है, 100 है, काउंटेबल है, तो उस केस में सम ऑफ फर्स्ट n terms is given by a 1 minus r raised to n upon 1 plus r, ओके। ये पता होना चाहिए 1 plus r है या फिर 1 minus r है, आई नीड टू चेक, आई थिंक इट्स 1 minus r, 1 minus r होगा ये, ओके गुड। तो अगर n की वैल्यू इंफिनिटी हुई, रिमेंबर रिमेंबर r जो है ये लेस देन 1 होता है, रेशियो लेस देन 1 है यहाँ पे। तो अगर n की वैल्यू इंफिनिटी हुई तो r रेज टू n मतलब हाफ रेज टू इंफिनिटी, मतलब 1/2 रेज टू इंफिनिटी, मतलब 1/infinity मतलब 0, ओके। तो if you have n equal to infinity, you will get s infinity equal to a upon 1 minus r। तो 1 minus r raised to infinity that becomes 0, तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, मतलब a upon 1 minus r is the sum of infinite terms of a geometric progression। इसको geometric progression बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, जैसे 1 2 3 4 हर दो में डिफरेंस 1, या फिर 2 4 6 8, राइट, हर एक में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, ऑलराइट। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। देन अभी इतना आपको बता दिया मैंने, तो आई विल इरेज व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट में टर्म है, राइट, दिस टर्म हियर is geometric progression, it is a GP with a equal to 1, r equal to half with infinite terms, okay। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, s infinity is equal to a upon 1 minus r, a is 1, पहला टर्म 1 है, 1 minus half, तो नीचे हाफ आया तो 2 हो गया, ओके राइट। तो यू विल हैव b equal to 3g into 2 that is 6g, तो टोटल पोटेंशियल इज 6g। अब हमारे पास आंसर में नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी बोला था और मैंने पोटेंशियल निकाला है, मतलब मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। जस्ट गिव मी अ मिनट टू वेरीफाई अगर नीचे माइनस है या प्लस है। एज फार एज आई रिमेंबर देयर इज माइनस, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। सो देयर इज अ नेगेटिव साइन हियर, so this is correct। so this is how you can solve such questions, okay। तो पोटेंशियल अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोलता तो फिर इट वुड हैव बीन डिफरेंट। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन चेंज किया है बिकॉज इंटेंसिटी मैं बाद में डिफाइन करूंगा बाद में मैं, ओके। सो वी विल डिफाइन इट लेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ d at which the value of acceleration of due to gravity becomes 1 by n times the value at its surface। मतलब आपको बोला है कि value of acceleration becomes 1 by n times of its surface value, 1 by n times, okay। we already know that, हमको क्या पता है, हमको पता है what is gd by g। तो gd by g is 1 minus d by r, 1 minus d by r हमको ऑलरेडी पता है ना, ये फॉर्मूला है। You should remember how does acceleration due to gravity varies when you go below the surface of earth।
और आपको यहाँ पे गिवन कंडीशन में जी डी बाई जी 1/n ऑलरेडी बोला है, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2. So from equation number 1 and 2, what you can get is gd by g is 1 by n, that is 1 minus d by r. Therefore you have 1 by n plus d by r. हमको क्या चाहिए, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है डेप्थ d पूछा है हमको, तो हम d के लिए सॉल्व कर लेंगे. d by r is 1 minus 1 by n, तो मिल जाएगा आपको d इज इक्वल टू r इंटू n माइनस 1 बाई n. तो r इंटू n माइनस 1 बाई n, ऑप्शन नंबर बी. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. तो आई विल आस्क सच क्वेश्चंस इन टेस्ट. आई ऑलरेडी नो आपके टेस्ट पेपर चेक करना बाकी है, पता है मुझे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके टेस्ट में, एमसीक्यू टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन. A geostationary satellite is biting, नहीं orbiting. So it is orbiting. वो OR वहां से मिस हो गया. So a geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 6 r. So height is 6 r above the surface of Earth. Okay, where r is radius of Earth. The time period of another satellite at the height. तो दो सैटेलाइट की बात हो रही है. पहले का हाइट h1 मान लेता हूं, दूसरे का हाइट h2 मान लेता हूं. ओके, और जियो स्टेशनरी बोला है, आपको पता होना चाहिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हेन आई टॉट यू व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आई टोल्ड यू दैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नथिंग बट अ सैटेलाइट व्हिच रिवॉल्व्स विद द सेम टाइम पीरियड ऑफ अर्थ. सो इट सेम टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. सो इट अपीयर्स कि वो जो सैटेलाइट है इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसा अपीयर होता है बेसिकली. तो टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, हमको T2 चाहिए. इफ यू रिमेंबर, हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. वैसे ये अगले क्वेश्चन में आने ही वाला है. आई विल शो यू ये सेम क्वेश्चन आपको आगे करना भी है. ओके, तो आपको पता होना चाहिए टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो इफ यू नो दिस, तो हम लिख सकते हो, हमको टाइम पीरियड सेकंड हेडर का बोला है ना, तो मैं क्या करूंगा, t इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 3/2. तो t2 बाय t1 इज इक्वल टू r2 बाय r1 रेज टू 3/2. ओके, तो t2 इज इक्वल टू r2 मतलब r प्लस h2, क्योंकि आपको पता है आप r कहां से मेजर करते हो, सेंटर से, तो r प्लस h होता है स्मॉल r. तो R2 is R plus H2 and R1 is R plus H1 into T1, और ये रेज टू 3/2 है ही. तो you have R plus H2, तो R plus 3.5 R, 2.5 R, not 3.5, 2.5 R, और नीचे आपका है R plus 6 R रेज टू 3/2 टाइम्स ऑफ T1. तो ये आपका आएगा 3.5 r बाई 7 r raised to 3/2 times of t1. So you will have t2 is equal to 1 and 2. तो 1/2 raised to 3/2 times of t1, 1/2 raised to 3, देखो क्या है, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 का रूट मतलब 2√2 है ना. तो नीचे 2√2 आ गया, इजी. फिर ये 24 है, तो 1 जा 12 जा, तो 12/√2 आएगा. लेकिन 12/√2 अगर दिख नहीं रहा है तो देख लो, नहीं दिख रहा है तो देख लो. 12 is 6 into 2, 2 is √2 into √2 upon √2, cancel cancel, तो 6√2 r, option number C. So what you were supposed to know is just that t square is proportional to r cube. बस इतना ही आपको देखना था यहाँ पे. ओके, so you have t2 as 6√2 r. Next question. If a graph
of t square and r cube is plotted for a planet, then its slope will be, देखो ऐसा है, if you remember, हमने टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ जैसे निकाला था, वैसे ही हम लोग, आपको याद होगा, मैं पहले जो हमने सीखा है वो बता देता हूँ। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि अर्थ के अराउंड, अर्थ का मास है me, अर्थ के अराउंड अगर एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल m, इफ इट इज ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो हमने लिखा था दैट इफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर देन the velocity should be equal to critical velocity. Critical speed is distance upon time. Distance is 2 pi r by time period. क्योंकि एक राउंड में 2 pi r डिस्टेंस कवर होगा, तो vc इक्वल टू 2 pi r by t। फिर आपने लिखा था बट vc इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ gm by r। फिर आपने स्क्वायर किया था, तो gm by r इक्वल टू 4 pi square r square upon t square। Therefore t square is equal to 4 pi square है, 4 pi square, और ये मास ऑफ अर्थ था, भूलना नहीं, अपॉन GME, r स्क्वायर और एक r क्यूब, राइट। अगर एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा, रिवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आया। अगर एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लैनेट और ये हो जाएगा सन बीच में। तो फिर आप यहां से ई हटा के सिर्फ एस लिख दोगे, मतलब जो सेंट्रल बॉडी है जो रिवॉल्व हो रहा है वो नहीं, जिसके अराउंड रिवोल्यूशन हो रहा है उसका मास होता है यहाँ पे, उसका मास होता है यहाँ पे। ओके, तो यू शुड ऑलवेज नो दिस, यू शुड ऑलवेज नो दिस। ग्राफ किसका प्लॉट किया? टी स्क्वायर का। तो वाई एक्सिस पे क्या रखा? टी स्क्वायर रखा। एक्स एक्सिस पे क्या रखा? आर क्यूब रखा है। तो वी हैव टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बेसिकली। तो एनीवेज दिस इज वाई, दिस इज आर क्यूब इज एक्स, तो ये जो बचा ये स्लोप ही होगा, y equal to mx, so it is a straight line passing through origin, right? So this is how you understand such things. So it is a straight line passing through origin with slope 4 pi square upon gms। तो है क्या 4 pi square upon gms? yes। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, एंड यू शुड बी नोइंग, you should be able to solve such questions। okay, तो इंटरेस्टिंग है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, you should be able to do this kind of questions। okay, तो ये आपका, हम आ गए वापस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। What is the gravitational potential due to Earth at a point which is at a height of, so you have been given height, that is h is equal to 2 times of re above the surface of Earth। मास दिया है आपको अर्थ का, g दिया है, तो मास ऑफ अर्थ इज गिवन टू यू, दैट इज 6 into 10 power 24, and radius of earth r is 6400 किलोमीटर, तो 64 into 10 power 5 मीटर में आ जाएगा, ये किलोग्राम में है बाय द वे। g की वैल्यू दी है आपको ऐसा यूनिट्स में, 6.6 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, right? So you have been asked to find out what is gravitational potential, so what is the value of v, and you already know we have just used this formula, gravitational potential is gm by r with a negative sign of course, क्योंकि potential is negative, इन्होंने नहीं लिखा, doesn't matter, but potential negative आता है, तो you just have to substitute values, v is equal to minus gm, small r is capital R plus h, ओके, और स्मॉल r आपको मिलेगा कैपिटल R प्लस h,
तो r प्लस एच इज 2r, दैट इज 3r। और मैं r मतलब आर ई ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो जो स्मॉल r है उसको मैं यहाँ पे आई कैन राइट इट डाउन एज 3 टाइम्स ऑफ r, सिंपल, क्योंकि हाइट 2r है इसलिए। तो माइनस जी मतलब 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास इज 6 इंटू 10 पावर 24 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 64 इंटू 10 पावर 5 मीटर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ कुछ कैलकुलेशंस आपको ओरली जमने चाहिए। 6.67 इंटू 3, 6.67 इंटू 3 इज 20। यहाँ पे 6.67 इंटू 3 इंटू 2 मतलब इंटू 6 है ना, तो ऊपर आ जाएगा 40। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 40 अपॉन 3 इंटू 64, 10 के पावर एडजस्ट कर लेते हैं, 10 पावर माइनस 11, 24 प्लस 13 बचा, ऊपर आके -5 और होगा तो 8 बचेगा, प्लस 8। ये जो है ये है टेंजा, और ये है आपका, क्योंकि इट इज 16 फोर द ओके। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको लिखूंगा, ये एक 10 ऊपर और 10 पावर 8, तो 10 पावर 9 भी कर देंगे हम लोग। मैं ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि 1/3 0.33 होता है। मुझे ये भी पता है कि 1/16, मैंने आपको बताया था 1/16 कितना होता है, आपको मैंने बताया हुआ है। ये 1/2 इज 0.5, 1/4 इज 0.25, 1/8 इज 0.125 एंड 1/6 इज 0.0625। तो इसलिए आई डोंट रियली do calculations with the help of log table or something like that। तो 0.33 इंटू, अगर मैं 0.06 को 6.25 लिखता हूं, तो मैंने यहाँ के दो पावर्स को एडजस्ट किया, 9 की जगह पे 7 आया। अभी क्यों किया, क्योंकि 6.25 इंटू 0.33 ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2.08 इंटू 10 पावर 7 जूल आपका आंसर आएगा, आना चाहिए। मैंने कैलकुलेशंस नहीं किए, बट इट शुड बी लाइक दिस। तो you should be getting this, okay? So let me see if we are right. I think we are, but we should check. 0.33 multiplied by 0 multiplied by 6.25, yes it is 2.06। ठीक है, 2.06 और 2.08 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो this is how you can solve this particular question। तो सिंपल था, सिर्फ पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आज का सेशन बैकवर्ड से फॉरवर्ड ले रहा हूँ, नोट्स उल्टे आने वाले हैं मतलब, तो याद रखना, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट विद एमसीक्यूज सो दैट वी आर नॉट लेफ्ट आउट ऑन एमसीक्यूज, ओके। तो जानबूझ के रखा है वैसा। अ प्लैनेट हैज अ मास 6.4 into 10 power 24 kg, radius 3.4 into 10 power 6 मीटर, और आपके पास ऑब्जेक्ट का मास है 800 किलोग्राम। आपको बोला है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, है ना। तो आपको पता होना चाहिए द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर फ्रॉम अ हाइट, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली। तो फॉर्मूला वी विल डेवलप, क्योंकि हमने बाइंडिंग एनर्जी जो है सैटेलाइट का, हमने ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बनाया है, वो यहाँ पे नहीं आप अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग नहीं है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। सो सिंस द ऑब्जेक्ट is kept on the surface of earth, या फिर planet,
on the surface of planet, it only has potential energy. Therefore, you can write down total energy is equal to potential energy, which is equal to minus GMM by R. और क्योंकि सरफेस पे है तो कैपिटल R. पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा याद रखना. पोटेंशियल एनर्जी में प्लैनेट का मास और ऑब्जेक्ट का मास दोनों आता है. पोटेंशियल में सिर्फ प्लैनेट का मास आता है, मतलब सिर्फ कैपिटल M आता है. ये भूलना नहीं. दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, राइट. देन तो और एक चीज याद रखना, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही आता है, चाहे काइनेटिक हो या नहीं हो. काइनेटिक नेगेटिव आ नहीं सकता. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv². ना मास नेगेटिव होगा, ना वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव होगा. वेलोसिटी नेगेटिव हो भी गया तो वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता कभी भी. तो यू हैव दिस एज माइनस जी, और g की वैल्यू दी है नहीं दी है डजंट मैटर, बट यू शुड नो द वैल्यू ऑफ g इज ऑलवेज 6.67 into 10 power minus 11. So 6.67 into 10 power minus 11 into mass of the planet is 6.4 into 10 power 24 into 800 upon radius of planet is 3.4 into 10 power 6. Okay, तो ये सारे कैलकुलेशंस जो है हमको करने पड़ेंगे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट बाय शॉर्टकट्स हियर, क्योंकि वी नीड टू नो द एग्जैक्ट आंसर. सिर्फ मैं 10 के पावर एडजस्ट कर लेता हूँ. 24 और ये दो 26 में से 17 गए. 17 कैसे? ऊपर -11 है, नीचे +6 है, तो 17 गए. 26 में से 17 गए, तो यू कैन राइट डाउन 10 पावर 9. ओके, राइट. और बाकी का जो कैलकुलेशन है वो मैं कैलकुलेटर पे करने वाला हूँ. यू हैव टू यूज लॉग एंड एंटीलॉग्स. 6.67 into 6.4 into 8 डिवाइडेड बाय 3.4. तो ये आ गया आपका 100.44 जूल में. तो आंसर करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि जस्ट हैव टू एडजस्ट अदर थिंग्स. तो पावर्स एक बार चेक कर लेना. आई मीन यू जस्ट हैव टू चेक इट वेदर आई हैव डन एनी मिस्टेक और नॉट. तो चेक कर लेना. 13 और 2 15, 15 और ये 6 -9, दैट इज करेक्ट. 6.67 into 6.4 into 8 by 3.4, that is also correct. So करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है. तो टेक्स्ट बुक में आंसर गलत प्रिंटेड है, मतलब जस्ट एक डेसिमल गलत प्रिंटेड है, if I am not mistaken. So they should be writing down 10.04 into 10 power 10 joule, not 1.04004. तो ऐसा आएगा वो. That is what you should be getting. ओके, तो इजी क्वेश्चन था. आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये जो है ये टोटल एनर्जी है, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट. अब फॉर्मूला लिख देता हूं मैं. आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट से या फिर कहीं से भी रिमूव करना है तो जितना एनर्जी उसके पास है उतना देना पड़ेगा, बट इन अपोजिट वे. तो बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10.04 into 10 power 10 जूल. ओके, तो यू शुड नो दिस. कभी भी याद रखो, अभी अगर हम लोग फिजिकल ऑफलाइन क्लास में होते और कोई बड़बड़ कर रहा होता है यहाँ पे, और मुझे उसको उठा के डायरेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है, तो मैं क्या करता? सपोज उसका मास अगर 50 किलोग्राम है तो यहाँ पे 50 लिखता. तो उतना एनर्जी मुझे पता लग जाता ना कि इतना एनर्जी चाहिए इसको यहाँ से फेंकने के लिए, सो दैट इट नेवर कम्स बैक टू अर्थ इटसेल्फ. तो ऐसा याद रखना वो कॉन्सेप्ट. मतलब पहले कितना एनर्जी है वो निकाल लो, फिर उतना एनर्जी देना विद अ नेगेटिव साइन, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट.
from Earth or any planet, by the way. ये किसी और planet की बात थी. All right. So I will be doing what? I will be doing this कि हम लोग सब कुछ तो मैं नहीं करवाना चाहता, because if I do everything for you, what will you do then? So ये और दूसरा क्वेश्चन जो है ये will be assignment and you have to solve this yourself. So this marks the end of gravitation chapter. We will continue in the next session, matlab tomorrow, with new chapter.